Hello dear students, I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and in this online class we are going to study our science book of 8th class. आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी 8th क्लास की साइंस बुक, एंड एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियोज. जैसा कि आप जानते हैं हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं हमारा फर्स्ट लेसन, एंड टुडे वी हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द फर्स्ट लेसन. आज के इस वीडियो में हमें कंप्लीट करने हैं इस फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर. बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर वी हैव टू रीड आपने क्या सीखा, द समरी पॉइंट ऑफ दिस लेसन. क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हमें स्टडी करने हैं इस लेसन के जो समरी पॉइंट हैं, जो खास सारांश के जो बिंदु हैं, जो कि आपने क्या सीखा के अंतर्गत हम लोग हर लेसन में पढ़ते हैं. तो इस लेसन में भी ये जो आपने क्या सीखा ये समरी पॉइंट्स दिए हुए हैं, सारांश के बिंदु दिए हुए हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी लेसन की समरी या सारांश हम लोग अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं. पिछले वीडियो में मैंने इसीलिए इन पॉइंट्स को छोड़ दिया था ताकि एक बार जब हम आज इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो एक तरह से पूरी जो लेसन की हिस्ट्री है वो हमारे माइंड में रिकॉल हो जाएगी और हम क्वेश्चन आंसर्स को ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले आपने क्या सीखा को पढ़ना और उसको समझना और इस लेसन को उस माध्यम से रिकॉल करना. आपने क्या सीखा. पॉइंट नंबर 1, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है. अगर देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि हम कोई भी काम को जब हम तरीके से करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, तो उसका अच्छा परिणाम हमें मिलता है. एक तो हम कोई भी काम बिना किसी व्यवस्थित तरीके से करें, अव्यवस्थित तरीके से किया गया कार्य कभी भी परिणाम नहीं देता है, रिजल्ट नहीं देता है. इसी तरह खेती को भी अगर अपन बहुत सुव्यवस्थित तरीके से करेंगे, जिस तरह से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है वैसे हम करेंगे, तो हम एक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. तो आज जो जनसंख्या बढ़ रही है उनको उपयोग करने के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या को हर चीज की आवश्यकता है. इसी तरह जो खाने की खाद्यान्न को लेवें, चाहे सब्जियां लेवें, चाहे फल लेवें, जो भी कृषि के उत्पाद हैं उनकी अत्यंत बड़ी मात्रा में आवश्यकता है. तो उस बड़ी मात्रा को पूर्ति करने के लिए हम लोगों को खेती भी बहुत सुव्यवस्थित तरीके से करनी पड़ेगी और कर रहे हैं, जिससे कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति कर सकें. इसलिए हमें कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है. नंबर 2, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं. ये फसल की परिभाषा है. खाली कहीं पर कुछ पौधे उगा दिए वो फसल नहीं कहला सकती. तो एक ही स्थान पर जब बड़ी तादाद में एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं तो वो फसल कहलाती है. भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ की फसल. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. खरीफ की फसल जो होती है वो बरसात की फसल होती है, जिसमें बरसात के समय हम जैसे बाजरा और ये मूंग मोठ, अभी जो सीजन चल रही है इसमें जो फसल हम बोते हैं और उसको पानी पिला करके बड़ा करके काटते हैं, ये बरसात की जो फसल है वो खरीफ की फसल होती है. और रबी की फसल सर्दी में बोई जाती है, जिसमें हमारे यहाँ पर गेहूं बोते हैं, कई खेतों में सरसों बोते हैं. तो ये गेहूं है, सरसों है, ये सर्दी की फसलें हैं जिनको रबी की फसल कहा जाता है. तो मौसम के ऋतु के हिसाब से रबी और खरीफ की फसल 2 प्रकार की फसल है. अगला बिंदु है जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है. इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का प्रयोग किया जाता है. सबसे जो पहला कार्य है खेती का वो है खेत की मिट्टी तैयार करना. तो उसमें समतल उसको मिट्टी को उलट पुलट भी किया जाता है,
यानी उसकी जुताई भी की जाती है और फिर उसको लेवल भी किया जाता है पाटल के द्वारा। नेक्स्ट अगला है बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। जब बीज को बोया जाता है तो अगर वो मिट्टी के नीचे सही गहराई पर जाकर के गिरेगा तो वो जल्दी अंकुरित होगा। तो इसका भी बड़ा महत्व है कि बीज जो है वो सही गहराई पर जाकर के अंदर जाकर के रुके। एकदम ऊपर बीज को डाल दिया मिट्टी के तो भी वो अंकुरित नहीं होगा, बहुत ज्यादा गहरा दबा दिया तो भी नहीं होगा। तो एक निश्चित एक उचित जो गहराई होनी चाहिए उतनी गहराई पर वो जाए और इसी के साथ साथ बीजों के बीच की जो दूरी है वो भी रहे पर्याप्त। ये जरूरी है अच्छी उपज के लिए। बीज की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है, क्योंकि जैसे बीज बोएंगे वैसी ही फसल प्राप्त होगी। इसलिए अच्छे क्वालिटी के अच्छी नस्ल के बीज और स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिट्टी में से जो भी पोषक तत्व होते हैं वो फसलें प्राप्त कर लेती है, तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति जरूरी है। और वो पूर्ति कैसे होती है फिर, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। आजकल रासायनिक जो उपयोग है उनका उपयोग बढ़ता जा रहा है, रासायनिक उर्वरकों का, लेकिन ये अच्छा नहीं है खेत के लिए। खेत का जो उपजाऊपन है वो कम होता जाता है उससे, तो खाद का उपयोग ज़्यादा अच्छा रहता है उर्वरक की तुलना में। हम पढ़ चुके हैं लेसन में। अगला पॉइंट है उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। ये सिंचाई की परिभाषा है। नेक्स्ट निराई में, निराई जिसको हम निनाण कहते हैं, खरपतवार को हटाने का काम जो होता है, निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है। जिसको हम नहीं उगाते अपने आप उग जाते हैं, ऐसे जो पौधे होते हैं और जो अवांछित होते हैं, अवांछित यानी जो हमें नहीं चाहिए, जो भी चीज़ हमें नहीं चाहिए वो अवांछित कहलाती है। तो अवांछित और अपने द्वारा नहीं उगाए हुए पौधों को हटाया जाता है, इन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों व सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। तो यहाँ पर इस लेसन के ये कुछ खास बिंदु थे जिसमें जो कि आपने क्या सीखा इस पॉइंट के अंतर्गत आते हैं हर लेसन के लास्ट में, और जिनके द्वारा हम लेसन की समरी एक बार रिकॉल कर सकते हैं। तो हमने इनको पढ़ लिया है। आइए इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इस फर्स्ट लेसन के अभ्यास प्रश्न करेंगे, तो आप बड़े ध्यान से आंसर्स को सुने, देखें और समझें, और आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करने हैं। आपने क्या सीखा वाले बिंदु नहीं करने हैं आपको, सिर्फ लेसन का नेम जरूर आप मेंशन करें, लेसन का नेम और नंबर जरूर आप मेंशन करें। अपनी हैंड राइटिंग को बहुत अच्छा सुंदर बनाने का प्रयास करें, और क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में करें। क्वेश्चन आप रेड पेन से लिखें, आंसर ब्लू पेन से लिखें, जेल पेन का ही यूज करें, और राइटिंग बहुत ही सुंदर बनाएं, जितनी सुंदर बना सकते हैं, और उनको लर्न करने की भी कोशिश रखें। जो जो चीज़ें लेसन, जो जो रिटर्न वर्क आपकी नोटबुक में आता जाता है, जो जो आप करते जाते हैं, उसको रिटर्न वर्क के साथ साथ उसको लर्न करने की भी कोशिश करते रहें, उनको लर्न भी करते रहें। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर। प्रश्न संख्या 1, कैसे प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। आप नए नहीं हैं, ये आपकी ये लास्ट कक्षा है स्कूल की, तो ये आप जानते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को राइट डाउन किया जाता है, लिखा जाता है, कैसे रिक्त स्थान किए जाते हैं। रिक्त स्थान में जो शब्द भरा जाता है वो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करनी चाहिए, खड़ी पाई लगानी चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स के बाद में ब्लैंक लाइन लीव करनी चाहिए। ये सब सामान्य बातें फर्स्ट सेकंड क्लास को बताते हैं हम, लेकिन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं उन बातों की चर्चा नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको भरेंगे अपन। क्या क्या दिए हुए हैं देख लेते हैं। तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं, तो फसल कहते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है बिंदुओं में भी और लेसन में भी पढ़ा है कि जब एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं तो उसको फसल कहते हैं। तो यहाँ पर हम फसल फिल कर देंगे, फसल के नीचे अंडरलाइन लगाएं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में, यानी खेती का प्रथम चरण क्या है तो हमने पढ़ा है, मिट्टी को तैयार करना, ये सबसे पहला चरण होता है। और मिट्टी को तैयार कैसे होती है? मिट्टी जुताई से, तो जुताई होती है। प्रथम चरण मिट्टी की जुताई होती है, तो यहाँ पर आप जुताई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सॉरी, ये फसल या इन्हीं शब्दों में से लिखना है हमें। तो यहाँ पर एक तो हमारे फसल काम आ गया शब्द। अब यहाँ पर जुताई नहीं है, यहाँ पर तैयारी लिखा हुआ है। हालांकि जुताई भी गलत नहीं था, लेकिन जो उपलब्ध शब्द है उन्हीं में से अपने को लिखना है, इसलिए यहाँ पर आप तैयारी लिख दें। यहाँ पर आप लिख दें तैयारी। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो मिट्टी की तैयारी होती है, तो आप इसमें तैयारी लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे। क्या करने लगेंगे? तैरने लगेंगे। जो खोखले बीज होते हैं वो तैरने लगते हैं, क्षतिग्रस्त तो तैरने लगेंगे। तैरने इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं। तैरने ये दिया हुआ है। अगला है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से, दो चीजें लिखनी है हमें, तथा आवश्यक है। मिट्टी से क्या क्या आवश्यक है देखिए, एक तो जल आवश्यक है और एक पोषक। तो यहां पर हमें जल और पोषक लिखना है, तो हमें मिट्टी से जल और खनिज लवण, और यहां पर पोषक भी लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में। हालांकि खनिज लवण भी होते हैं पर इनको पोषक भी कह सकते हैं, तो ब्रैकेट में आप पोषक भी लिख दें, खनिज लवण भी लिख दें, दोनों लिख सकते हैं आप। तो ये इस तरह से आप खाली स्थानों को भरें। जो खाली स्थान अपन जिन शब्दों से भर रहे हैं उनके नीचे अंडरलाइन लगाएं। उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक छोड़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो इधर क्या क्या दिया हुआ है कॉलम ए में देखते हैं। खरीफ की फसल, रबी की फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद। बी में दिया हुआ है मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, गेहूं, चना और मटर, और धान एवं मक्का। तो देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैंने जिस तरह से लाइनें खींची है वैसे आपको नहीं खींचनी है। आपको क्या करना है कि ये जो इधर कॉलम ए में फर्स्ट जो पॉइंट है खरीफ की फसल, इसके जो सही आंसर है वो इसके ठीक सामने आप लिख देना। तो इसका आंसर क्या है? खरीफ की फसल यानी बरसात वाली फसल। तो कौन सी है इसमें बरसात की फसल? तो ये ध्यान रखिए, ये धान और मक्का। धान यानी जैसे अपन बाजरा बोते हैं वो भी धान है, या चावल होता है वो भी धान है। तो बारिश की जो फसल होती है वो खरीफ की फसल होती है। तो इसमें धान एवं मक्का ये आपको लिखना है इसके ठीक सामने खरीफ की फसल के। रबी की फसल सर्दी वाली होती है जिसमें गेहूं होता है, सरसों होती है। तो देखते हैं कहाँ है। तो ये डी वाला इसका आंसर होगा, गेहूं, चना और मटर। ये रबी की फसल है यानी सर्दी में बोई जाने वाली फसल है। तो ये आपको रबी की फसल में लिखना है गेहूं, चना और मटर। तीसरा है रासायनिक उर्वरक। तो कौन से हैं रासायनिक उर्वरक? यूरिया एवं सुपर फास्फेट, ये रासायनिक उर्वरक हैं, इसको इसके सामने लिखें। और कार्बनिक खाद, तो ये कौन सी है? पशु अपशिष्ट होते हैं इसमें, गोबर इसमें है, मूत्र एवं पादप अवशेष, ये सब मिलकर के और ये कार्बनिक खाद बनती है। तो इस तरह से ये लिखना है। मवेशियों का चारा के लिए इधर कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, तो ये 4 ही लिखें आप, ये लिखना भी मत आप। तो इस तरह से आप उनको ठीक सामने उनके सही जो उनके आंसर हैं वो आप लिख दें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा बजाय इसके लाइनों को खींचने के। बढ़ते हैं आगे, एक लाइन खाली छोड़ दें हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। तो 2 उदाहरण तो खरीफ की फसल के लिखने हैं, 2 उदाहरण रबी की फसल के लिखने हैं। तो मैं आपको शो कर देता हूं जो हमने पढ़ा था। तो ये हैं आपके, पहले आपको है
खरीफ की फसल के उदाहरण, तो ये खरीफ की फसल के उदाहरण बहुत सारे दिए हुए हैं यहाँ पर। कोई भी 2 उदाहरण लिखने हैं आपको, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, इनमें से कोई 2 उदाहरण लिख सकते हैं आप। ऐसे ही रबी की फसल के उदाहरण भी लिखे हुए हैं इसमें, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये गेहूं, चना, मटर, सरसों 4 लिखे हुए हैं, उनमें से 2 आप लिख दें। तो यहाँ से आप दोनों के उदाहरण लिख दें, डैश लगा करके, कॉमा लगा करके, खरीफ की फसल के 2 उदाहरण और रबी की फसल के 2 उदाहरण। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना पे एक पैराग्राफ लिखना है पूरा आपको, काफ़ी बड़ा। फिर उसके बाद में एक लाइन खाली छोड़ देना क्योंकि बड़ा आंसर है ये। फिर बुआई पे भी आपको पैराग्राफ लिखना है, फिर निराई पे भी पैराग्राफ लिखना है, थ्रेशिंग पे भी पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिट्टी तैयार करने पे क्या लिख सकते हैं आप। खास बातें जो इस बुक में आई हुई है वो आपको लिखनी है। तो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं इसमें। तो मिट्टी तैयार करने पर हम सबसे पहले लिखेंगे, तो ये सबसे जो पहला जो काम होता है खेती का, वो होता है मिट्टी तैयार करना। तो इसमें आप क्या करना, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको क्या लिखना है। एक तो आप मार्क कर लो अपनी बुक में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक तो यहाँ से यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मिट्टी तैयार करने में। तो इसमें लिखा है फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। एक तो यहाँ से यहाँ तक लिखिए। उसके बाद में और लिखना है आपको, उसके बाद में आप पैराग्राफ चेंज कर लेना। फिर आपको ये और लिखना है, मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ये भी आपको लिखना है। फिर पैराग्राफ चेंज करके ये भी लिखना है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना व पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये 3 अगर आप पैराग्राफ यहाँ पे लिखेंगे तो ये मिट्टी तैयार करने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी इसमें आ जाएगी। तो ये आपको लिखना है मिट्टी तैयार करने के लिए। मिट्टी तैयार करना क्या होता है, मिट्टी क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई है। दूसरा है बुआई। तो बुआई के अंदर से आप क्या लिखेंगे, तो ये है बुआई। इसमें से पहले तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाली बीजों को प्राथमिकता देता है। एक तो ये करना है, और दूसरा फिर ये यहाँ से आप इसी में बुआई में ये और लिख देना। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय व श्रम दोनों की बचत होती है। और एक चीज और छूट गई है, वो भी आप लिख लें इसमें। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। तो ये 3 पैराग्राफ, उसमें भी 3 थे लगभग पैराग्राफ, इसमें भी 3 पैराग्राफ है। बस पैराग्राफ चेंज कर देना आप, बाकी बीच में लाइन मत छोड़ना, पैराग्राफ चेंज करते हुए लिख देना। तो ये इसमें बुआई से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आ जाएगी। अब हम चलते हैं तीसरे बिंदु की ओर, निराई। तो निराई क्या होती है, खरपतवार को हटाने को ही निराई कहते हैं, जिसको हम निनाण कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो खरपतवार को हटाने में हमें ये मिलेगा, ये पॉइंट खरपतवार वाले पॉइंट में मिलेगा निराई। तो निराई ये रहा खरपतवार से सुरक्षा। और इसमें आप सबसे पहले ये पैराग्राफ लिखेंगे।
खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। एक तो ये आप लिख लें इसमें निराई में, बस निराई में इतना पर्याप्त है निराई में लिखने के लिए। और उसके बाद में एक और बिंदु रह गया थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग के बारे में मिलेगा अपने को कटाई में, ये कटाई वाला पॉइंट है, इसमें थ्रेशिंग मिलेगा अपने को। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए शुरू करेंगे आप लिखना। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों और दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन ये कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। तो यहाँ तक आप लिख दें। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज गोइंग ओवर नाउ। टाइम जो है वो ओवर हो रहा है और अभी काफ़ी क्वेश्चंस इसके बाकी हैं, तो आज हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे कंप्लीट। और वैसे भी आज आपको रिटर्न वर्क काफ़ी सफिशिएंट मिल चुका है, मुझे लगता है कि पर्याप्त रिटर्न वर्क आपके पास हो गया है। और इतना रिटर्न वर्क आप बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आप करेंगे तो आपको कुछ समय लगना चाहिए उसमें, और वो आप लर्न भी करें, उसको याद भी करें। मैं आपको यही कहना चाहूँगा 8th क्लास के स्टूडेंट से कि हर सब्जेक्ट में जो भी रिटर्न वर्क आपकी नोटबुक्स में होता जा रहा है उसको आप याद भी करते जाएं, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। अभी आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर सकते हैं, बाद में फिर ये क्वांटिटी बड़ी हो जाती है और दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो भी वर्क करें आप एक तो सुंदर हैंड राइटिंग में करें और उसको लर्न भी करते जाएं डे टू डे, एक एक दिन में जैसे जैसे आपको वर्क मिलता जाता है। और उसको ड्यू नहीं रखें, न तो रिटर्न वर्क ड्यू रखें न लर्निंग का वर्क ड्यू रखें। Okay dear students, we will meet in next video and we will complete the question answers of this first question in our next video. See you and bye.